हेलो गाइस, फायर फिनिश चैनल में आपका स्वागत है। शुरू हुआ जब किसी ने सीहो का नाम पुकारा और सीहो ने फौरन यस में जवाब दिया। फिर वो हैरान हुआ जब उसे कहा गया कि वो मर्चेंट ग्रुप का नया लीडर बने। सीहो ने मना कर दिया, ये कहकर कि ये मौका उसके बड़े भाई का है। भाई ने कहा कि सीहो इस काम में से ज़्यादा एक्सपर्ट है और जोर देकर कहा कि सीहो की वजह से ये छोटा सा ग्रुप बदल कर 3 सबसे बड़े मर्चेंट ग्रुप में से एक बन गया है। सीहो घबराया और जिम्मेदारी का बोझ महसूस करने लगा। फिर उसने जज्बाती अंदाज में कहा कि वो जिम्मेदारियां उठाना पसंद नहीं करता, वो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है। उसने कहा कि लीडर की पोजीशन उसे मजबूर करेगी कि वो इवेंट्स में शामिल हो, झूठे फ्रेंड्स को खुश करे और मर्चेंट ग्रुप की नाकामी का इल्ज़ाम अपने सर ले। अगर कुछ बिगड़ गया तो। उसके बाद खामोशी छा गई और हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद बड़े भाई ने मान लिया, ये कहकर कि सीहो को वो करना चाहिए जो उसे सही लगे। उसने फिर से सीहो से कहा कि जो दिल करे वो करो। अचानक सब कुछ बदल गया और सब कुछ जलने लगा। आग फैल गई, हर उस चीज़ को खा गई जो उसने अपनी फैमिली के 7 सालों में बनाई थी। आग के बीच में सीहो ने अपने बॉडीगार्ड को देखा जो हमेशा उसकी हिफाजत करती थी। ज़मीन पर मुर्दा पड़ी थी। उसने अपने दूसरे भाई को भी अपने पास में मरा हुआ देखा। फिर उसने अपने गिल्ड ग्रुप के बाकी लीडर्स को देखा। सब के सब मर चुके थे, जिसमें फिनांस विंग के हेड मिस्टर जेंग ब्रीस, विंग के हेड मिस्टर लेन जेनरस और दूसरे विंग के लीडर्स भी शामिल थे। सीहो हैरान होकर बैठा अपने गिर्द जान पहचान वालों की लाशों को घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे से खून बह रहा था। चोट खाने के बाद सीहो ने फौरन हमला करने वाले को पहचान लिया। व्हाइट हेवन मर्चेंट ग्रुप का लीडर नामोंग केंग था। नामोंग केंग ने अपनी तलवार सीहो के गर्दन पर रख दी। अफसोस करते हुए कह रहा था कि उसे सीहो को मारना पड़ेगा और एक तंज वाली स्माइल के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। सीहो ने उसे तर्ज करते हुए पूछा कि क्या व्हाइट हेवन ग्रुप मुराम अलायंस के नीचे काम नहीं करता? फिर ऐसा काम कैसे कर सकता है? लीडर नामोंग केंग ने जवाब दिया कि उसके ऊपर वालों ने सुना है कि सीहो उनके काम में रुकावट है और ये जोर देकर कहा कि जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि सीहो ने पैसे के लिए उनके काम में टांग अड़ाई। अपनी चोटों के बावजूद सीहो ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया कि जो लोग मुकाबले में उससे हारे थे उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए ये सब किया। नामोंग केंग सीहो की बातों से गुस्सा हो गया। फिर जलील करते हुए पूछा कि क्या सीहो ने अपनी सुनने की कुव्वत खो दी है? अचानक सीहो ने आखिरी हमला किया, अपने हाथ से चमकती हुई येन एनर्जी निकालते हुए और जोर से चिल्लाकर। लेकिन उसका मुकाबला करने वाला तेज था और सीहो को इतना जोर का धक्का लगा कि वो ज़मीन पर गिर गया। जख्मी सीहो अपनी सख्त चोटों की वजह से मुश्किल से खांसी करने लगा। अपने मुकाबले करने वाले नामोंग केंग से ज़्यादा पावरफुल ना रहने पर अफसोस कर रहा था। दूसरे ग्रुप का लीडर उसके ऊपर खड़ा हुआ, समझा रहा था कि उनका हमला इस वजह से था कि सीहो और यूनाई मर्चेंट ग्रुप से खतरा था और उसने अलविदा कहकर तलवार उठाई उसको ख़त्म करने के लिए। सीहो बेबस होकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में उसने गहरे गम में सोचा कि क्या उसने अपनी फैमिली के साथ जो किया वो सब बेमानी था और क्या मुरम अलायंस के मर्चेंट्स की ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं। उसने अफसोस के साथ सोचा कि शायद ये वाक़या ना होता अगर उसने पहले से ही मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू कर दिया होता और अगर यूनाई ग्रुप से ज़्यादा बड़ा और पावरफुल होता। उसने सोचा कि काश हालात अलग होते और ये सपना होता। फिर अचानक उसने किसी को छोटा साहिब कहते हुए सुना और उसने हैरत से आंखें खोल दी। उसने अपने आप को एक अजीब हालत में पाया जहाँ कोई उसको डांट रहा था। ये उसके काम का पहला दिन है। सीहो बहुत कन्फ्यूजन में जाग गया। सोच रहा था कि क्या हो रहा है और क्या वो जिंदा भी है। सामने खड़ा आदमी गुस्से से उसे डांटने लगा। वो कह रहा था कि वो पिछले साल की फसल का डेटा तैयार करे। सीहो को अपना होश नहीं था, उसकी नज़र धुंधली थी और वो ठीक से सुन भी नहीं पा रहा था। फिर उसने एक और आवाज़ सुनी जो कह रही थी कि मर्चेंट ग्रुप का लीडर उसके बारे में बहुत परेशान है और एडवाइस दिया कि वो बेड पर आराम करे। अभी भी सदमे में सीहो ने सामने खड़े आदमी को अपने पुराना दुश्मन नामोंग केंग समझ लिया और गुस्से से उस पर हमला कर दिया। लेकिन वो आदमी हैरान हुआ और मुश्किल से अपना डिफेंस किया। फिर उसने सीहो के सर पर जोर से स्टिक मारा, उसे काम के दौरान सोने पर डांटे हुए और मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो अभी भी ख्वाब देख रहा है। सीहो ने महसूस किया कि ये हमला अजीब तौर पर जाना पहचाना सा है और जब उसने ध्यान दिया तो पहचाना कि सामने खड़ा आदमी नामोंग केंग नहीं बल्कि यूनाइटेड ट्रेडिंग ग्रुप का इंटरनल हेड युजाक था। सीहो सन्नाटे में आ गया क्योंकि युजाक तो बहुत पहले मर चुका था। उसने घबराते हुए सोचा कि ये अब कैसे जिंदा हो गया। सीहो ने हैरत से चिल्लाकर पूछा कि क्या वो दोज़ख में है? युजाक ने तेजी में जवाब दिया कि लगता है सीहो अभी ठीक से नहीं जागा। युजाक ने कहा कि तीनों छोटे साहिबों को सिखाते हुए इतने सालों में किसी ने भी कभी उस पर हमला करने की हिम्मत तक नहीं की और सीहो से कहा कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई वो बहुत खास है। सीहो ने शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगी और कहा कि ये गलती थी क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। युजाक ने उसे सज़ा के तौर पर अपने कमरे में जाकर दीवार के सामने बैठने का हुक्म दिया। सीहो अपने कमरे में थिंकिंग चेयर पर बैठा हालात को समझने की कोशिश कर रहा था।
और सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब उसने याद किया तो उसको एहसास हुआ कि वो किसी तरह अपने माजी में लौट आया है। उसने याद किया कि जब ट्रेडिंग सीखने की शुरुआत में उसे पहला काम दिया गया था तो वो पिछले साल की फसल की सप्लाई का एनालाइज करना था। उसने याद किया कि उस दिन युज़ाक ने उसे डांटा था और उसकी रिपोर्ट्स का मजाक उड़ाया था। अचानक सीहो ने सोचना शुरू किया, हो सकता है जो कुछ अब हो रहा है वो उसके फ्यूचर को बदलने का मौका हो। अपने आप को संभालते हुए उसने अपनी बॉडीगार्ड यो को आवाज़ दी। उसकी बॉडीगार्ड यो जल्दी उसके सामने हाजिर हो गई और जवाब दिया, और सीहो ने अपने बॉडीगार्ड यो से अपनी अभी की उम्र पूछी। यो सवाल सुनकर हैरान हुई और तन से पूछा कि क्या सीहो को सर पर चोट लगी थी, उसने उसका दिमाग खराब कर दिया। फिर उसने जवाब दिया कि सीहो का 15 साल का जन्मदिन कल ही हुआ था। ये सुनकर सीहो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा 15 साल का, जबकि उसने याद किया कि वो असल में 39 साल का था। सीओ की हालत देखकर रियो ने सोचा कि उन्हें किसी दिमागी डॉक्टर को बुलाना चाहिए ताकि वो सीओ का मुआयना करे, जो काफ़ी परेशान लग रहा था। सीओ ने अपने हाथों को देखा और पाया कि वो नरम थे। इससे उसको यकीन हुआ वो सचमुच अपने पास्ट में वापस आ गया था। फिर उसने खुद को मारा, खुद को चेक करने के लिए कि क्या वो ख्वाब तो नहीं देख रहा, और तेज़ दर्द महसूस किया। यो हैरान रह गई और पूछा कि वो क्या कर रहा है। थियो ने जवाब दिया कि उसे दर्द हो रहा है, जिस पर यो ने गुस्से से कहा, ज़रूर होगा दर्द अगर खुद को खुद ही ठोक दिया हो तो। थियो अभी भी सदमे में था। उसने पूछा और सोचा कि वो असल में तो मर चुका था। उसने जल्दी से अपने दर्दनाक यादों को ताज़ा किया, अपनी फैमिली को अपने सामने मुर्दा पाया याद किया और उस लम्हे को याद किया जब व्हाइट हैंड मर्चेंट्स ग्रुप का लीडर की तलवार उसकी गर्दन में घुस गई थी। उसने अपनी गर्दन को छुआ तो फिर दर्द महसूस किया, ये समझते हुए कि जो हुआ वो रियल था। थियो खामोशी और हैरत में था, पूरी तरह समझ गया कि वो पास्ट में वापस आ गया है, लेकिन वापस आने के बाद भी वो यादें उसके जहन में साफ थी। और जब उसने अपने हाथ गर्दन पर दबाया तो फिर तेज दर्द महसूस किया। उस लम्हे को याद करते हुए उसने एक फैसला किया कि वो कभी भी वो होने नहीं देगा जो हुआ था, खास करके जब वो अपने गुजरे हुए तमाम वाक़यात अब भी साफ साफ याद कर सकता था। और अब उसे पता है कि इनका कैसे मुकाबला करना है और इनसे कैसे बचना है। उसने ठान लिया कि वो अपने पिछले एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके ज़्यादा पावरफुल बनेगा और मुरम अलायंस को ज़्यादा पावर से मुकाबला करेगा। फिर उसे कुछ अहम याद आया, इसलिए उसने फिर अपनी बॉडीगार्डियों को बुलाया तारीख कंफर्म करने के लिए और पूछा कि क्या ये सच है कि कल वो 15 साल का जन्मदिन था। सीओ ने जल्द से सालों का हिसाब लगाना शुरू किया और इसी लम्हे उसको एहसास हुआ कि वो वाक़या होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा है। सीओ ने जल्दी से यो को आवाज़ दी, उसे बताया कि उन्हें बिना किसी को बताए हुए जल्दी कुछ करना होगा। यो सीओ की बातों से हैरान हो गई और कहने लगी कि शायद सीओ का दिमाग खराब है, लेकिन सीओ ने इनकार किया। यहीं एक अनजान काले लिबास पहने हुए पुरुष साए में अपने हथियार तैयार कर रहा था। उसके गिर्द लोगों ने पूछा कि क्या वो जो कर रहा है उसमें कोई रिस्क तो नहीं होगा। उसने बड़े कॉन्फिडेंस में जवाब दिया कि वो बिल्कुल जानता है कि वो क्या कर रहा है। दो लोगों ने यूनाई मर्चेंट ग्रुप के सबसे छोटे मेंबर सीओ के बारे में बात करना शुरू की। एक ने कहा कि सीओ ने ट्रेनिंग सीखना शुरू कर दिया है और उसकी बॉडीगार्ड जो हमेशा उसके साथ रहती है वो मार्शल आर्ट्स की एक्सपर्ट है। दूसरे आदमी ने पूछा कि क्या वो ये काम कर सकता है बिना पकड़े गए। पुरुष ने भरोसे के साथ जवाब दिया कि वो एक बीमार बच्चे से नहीं डरता जो बिना छड़ी के चल भी नहीं सकता और उसके पास बॉडीगार्ड यो से निपटने का प्लान है। उसने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ या कोई मसला हुआ तो वो किसी भी गवाह को बिना झिझक मार देगा। दूसरे आदमी ने थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए उसे याद दिलाया कि वो खुद भी पहले उसकी फैमिली की खिदमत करता था। लेकिन दूसरे आदमी ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया कि यूनाई ग्रुप के सबसे छोटे सीईओ की तकदीर जल्द मौत है और चालाक मुस्कुराहट के साथ कहा कि अगर वो उसके दर्द का खात्मा करके उसे जल्द मार देगा तो वो उसका शुक्रिया अदा करेगा। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि शायद इस वक्त सीओ खुद मौत का इंतजार कर रहा है। उसी वक्त यो ने सीओ को आवाज़ दी क्योंकि वो एक ठंडी बर्फानी जगह में थे। सीओ अपने नौकर के कंधों पर सवार था और दूरबीन पकड़े हुए था। सीओ ने हंसते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहा कि वो एक कमज़ोर शख्स है जिसे थोड़ी पावर की ज़रूरत है, इसलिए वो कुछ ढूंढने के लिए बाहर निकले हैं। यो हैरान हुई और पूछा कि वो आखिर क्या ढूंढ रहे हैं। सीओ ने एक अजीब के फल के बारे में बताया और सोचा और खुद से कहा कि वो पूरे एरिया का बेहतरीन मेडिकल क्योर ढूंढ रहा है। अचानक ज़मीन पर खून का धब्बा नजर आया। यो सीओ की पिछली ज़िंदगी से एक दर्दनाक याद जगा गया जब उसकी बॉडीगार्ड सख्त जख्मी हो गई थी और उसे भाग जाने के लिए कहा था। सीओ ने दर्द भरी आवाज़ में जवाब दिया कि वो उसको छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन यो ने कहा कि ये उसका फ़र्ज़ है और सीओ से भाग जाने को कहा और वो हमला करने वालों को रोकेगी। उसने यकीन दिलाया कि अगर उसकी कुर्बानी बेकार ना जाए तो वो खुश होकर मरेगी। गमगीन अंदाज में उसे याद दिलाया कि सीओ ने बचपन से ही कभी उसकी बात नहीं सुनी और गुस्से से पूछा कि क्या वो उसकी मौत बेकार करने वाला है। उस वक्त दुश्मन करीब आते गए, चिल्लाते हुए कि उन्हें पकड़ना ज़रूरी है। यो ने उनका मुकाबला करने की तैयारी की और सीओ को आवाज़ दी, ये कहते हुए कि उसे ज़िंदा रहना होगा क्योंकि उसे यकीन है कि अगर सीओ ज़िंदा रहा तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। सीओ ने याद किया कि उसकी पिछली ज़िंदगी में सिर्फ दो लोग थे जिन पर वो भरोसा कर सकता था। पहला उसकी बॉडीगार्ड यो और दूसरा उसका वफादार नौकर बाल, जो सीओ को कांधों पर उठाए हुए ठंड से काँप रहा था। सीओ ने फैसला किया कि वो जो अब ढूंढ रहा है वो ही मिरेकल क्योर है जो जल्द ही फ्यूचर में एक
खून रेस जंग का बायस बनेगा और यही 2 लोग हैं जिन पर वो इस खतरनाक मेडिसिन को ढूंढने का भरोसा कर सकता है। सीओ के नौकर ने पूछा कि वो बर्फ में क्या ढूंढ रहे हैं। सीओ ने दूर एक जगह की तरफ इशारा किया और कहा वही है। उसने खास तौर पर पूरी आइस पीच नामे एक जादुई फल की तरफ इशारा किया। ऐसा फल जो 10,000 साल पुराने आइस गिनसेंग के बराबर ज्यादा यिन एनर्जी रखता है। उसका बॉडीगार्ड ऐसा फल का नाम सुनकर हैरान हुआ और पूछा कि ये क्या है। सीओ ने जवाब दिया कि ये उसकी खास हालत का इलाज करने वाली मैजिकल मेडिसिन है। यो ने एक अनजान मेडिसिन इस्तेमाल करने पर फिक्रमंदी जाहिर की, खास करके जब घर में पहले ही बहुत सी जादू मेडिसिन मौजूद हैं। लेकिन सीओ ने वजाहत की कि ये मामूली मेडिसिन उसके लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि उसकी हालत सिर्फ एनर्जी के रास्तों के गिरने से बिल्कुल अलग है। सीओ ने फिर अपनी असली हालत का पर्दा उठाया। मिस्टीरियस ड्रैगन स्टार बॉडी एक ऐसी हालत जिसमें इंसान गैर मामूली तौर पर ज़्यादा येन एनर्जी के साथ पैदा होता है। आगे बढ़ने वालों के लिए येन एनर्जी उन्हें मार्शल आर्ट्स की बुलंदी तक पहुंचाने में मदद करती है, लेकिन लड़कियों के लिए ये उनके जिस्म में मौजूद येन एनर्जी से टकराती है, जिसकी वजह से उनकी जल्द मौत हो जाती है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, जवानी के दिनों में बायो एनर्जी से भरपूर एक जादू मेडिसिन लेकर जिस्म की एनर्जी को सही तौर पर तब्दील करना। सीओ ने कहा कि अपनी पिछली ज़िंदगी में वो ये रियलिटी देर से समझा था और उस वक्त उसके लिए प्योर आइस पीच हासिल करना नामुमकिन था। उसकी बॉडीगार्ड ने ज़्यादा तफसील समझने को कहा, लेकिन सीओ ने मना कर दिया और सिर्फ एक मरतबा बिना सवाल किए उस पर भरोसा करने को कहा। फिर वो एग्री हो गए, बावजूद इसके कि सीओ हमेशा ज़िद्दी रहता है। यो ने जल्दी से वो फल लेने की कोशिश की, जबकि सीओ सोच में डूब गया, ख्वाहिश करते हुए कि वो इतना पावरफुल बन जाएगा कि उसकी बॉडीगार्ड को फिर कभी उसके लिए जान ना देनी पड़े। कुछ दिन बाद सीओ पूरी एनर्जी से दिखाई दिया, जो महल के सर्वेंट्स को खुश मूड में गुड मॉर्निंग कह रहा था। कुछ लोगों ने नरमी से जवाब दिया, लेकिन ये वादे था कि सीओ पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव था और उसकी बॉडीगार्ड भी थकी हुई नजर आ रही थी, जिसको हालिया सफ़र की वजह से जख्म हो गया था। महल के सर्वेंट्स ने सीओ के बदलाव पर गौर करना शुरू किया। एक ने कहा कि वो लंबा हो गया है और ज़्यादा पावरफुल हो गया है। एक पुरजोश लड़की ने कहा कि उसका चेहरा भी बदल गया है और अब वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है जिसे उसने कभी नहीं देखा। दूसरों ने उसके नए अंदाज पर कहा कि जो उसकी असली उम्र से ज़्यादा ज़हीन लगता है। लड़की ने कहा कि वो ज़्यादा मेहरबान और होशियार लगता है, जिससे सबको थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। ये सुनकर बॉडीगार्ड ने उन्हें गपशप छोड़कर काम पर वापस जाने को कह दिया। बाद में ये वाज़ेह हो गया कि सीओ ने वो जादुई फल खाया था जिसने उसके जिस्म को मुकम्मल तौर पर बदल दिया और उसकी पावर और एनर्जी में बेहद इजाफा किया। जब तब्दीली पूरी हुई, उसने आंखें खोली और अपनी बॉडीगार्ड और नौकर को हुक्म दिया कि ये तब्दीलियाँ रास रखें। दोनों के लिए ये वाज़ेह था कि एकदम तब्दीली आ चुकी है, बावजूद इसके कि सीओ ने इसे छुपाने पर जोर दिया। जब बॉडीगार्डियों और नौकर आपस में बात कर रहे थे, यो ने हंसते हुए कहा, जब तक सीओ ठीक है बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन मजाक में उसे धमकी दी, अगर फिर कभी बीमार हुआ तो मैं मार डालूंगी। फाइनेंस विंग में अफसर यू चेंगुई अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स की बड़ी तादाद देखकर सन्नाटे में आ गया, इतना हैरान कि वो बोल भी ना सका। उसने हैरत से कहा, सीओ ने ये सब काम सिर्फ 2 घंटों में कैसे ख़त्म कर दिया। उसके सामने डॉक्यूमेंट्स का इतना बड़ा ढेर था कि कम से कम 2 दिन लगते। अफसर ने एक डॉक्यूमेंट्स को चेक किया। शक के साथ सीओ ने सब कुछ ठीक किया है और कहने लगा, ये काम तो सिर्फ 2 दिन में लेता। सीओ ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया कि उसने पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखे, सिर्फ समरीज लिखी हैं। फिर मुस्कुराकर कहा, इतना मुश्किल भी नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर उसे अफसोस हुआ, अपनी पिछली ज़िंदगी के एक्सपीरियंस की वजह से काम इतना आसान लगता है। उसे बिगिनर का काम ज़्यादा बेहतर तौर पर करना चाहिए था। इसी वक्त फिनांस ऑफिसर ने एहतराम से उसे छोटे साहब कहकर कुछ अहम नसीहत की। उसने कहा, मेरी बात थोड़ी सख्त लग सकती है, लेकिन फिनांस में का हर छोटा काम बेहद एहतियात से करना होता है। और कहा, ग्रुप में इंफॉर्मेशन का दरिया इंसानी जिस्म में खून की रगों की तरह है, किसी भी इंफॉर्मेशन का लीक आफत ला सकता है। सीओ ने ऑफिसर के इशारे को समझ लिया और सोचा, क्या ये शख्स शक कर रहा है कि मैंने काम जल्दी ख़त्म कर लिया क्योंकि लापरवाही से किया। दरअसल अफसर ने सीधे जवाब दिया, आपने काम इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया कि मुझे शक हो रहा है। फिनांस अफसर को पिछला वाक़या याद आ गया जब सीओ काम के दौरान सो गया था और उसने इंटरनल हेड के अफेयर्स के हेड को मुक्का भी मारा था। इसने अफसर के शक को और भी बढ़ा दिया। सीओ ने अफसर के चेहरे की तब्दीली साफ देख ली और समझ गया कि वो उसकी काबिलियत पर शक कर रहा है। अंदर ही अंदर सोचते हुए कहा, इसके ख्यालात तो चेहरे पर ही लिखे हैं। इसी वक्त सीओ ने पूरे एतमाद अंदाज में एक बेट करने का फैसला किया। अपने काम की दुरुस्तगी साबित करने के लिए अफसर ने हैरानी से पूछा, कैसी बेट। सीओ ने कहा कि वो ये डॉक्यूमेंट्स फ़ौरन इंटरनल अफेयर्स के हेड यूज़ा के पास ले जाएगा और बेट ये थी कि यूज़ा काम को मंजूर करेगा या रद्द कर देगा। अफसर हंस कर बोला, मुझे पूरी उम्मीद है इंटरनल अफेयर्स का हेड इस काम पर बहुत गुस्सा होगा, लेकिन उसने बेट ये कहते हुए एक्सेप्ट कर ली कि तुम सबक सीखने की ज़रूरत है ताकि तुम्हारा गुरूर कम हो। और पूछा, बेट क्या है। सीओ ने जवाब दिया, हारने वाला बाकी का काम करेगा और हंसते हुए कहा कि साथ ही अपने बड़े भाई की नई पोजीशन के अनाउंसमेंट पर वो 0 to डांस भी करेगा। ये एक चाइनीज़ ट्रेडिशनल डांस है। अफसर इस अजीब बात से खामोश रह गया और सोचा, ये मजाक कर रहा है या सच कह रहा है, लेकिन उसने बेट एक्सेप्ट कर लिया।
ये कहते हुए कि पीछे न हटना, सीईओ ने खुशी से हाँ कर दी। तभी फिनांस विंग का एक और मेंबर सीईओ ने शांत करने की कोशिश की उन्हें, ये कहते हुए कि इतना जज्बाती ना हो। फिनांस अफसर ने गुस्से से चिल्लाया, मर्दों की लड़ाई में दखल ना दो। ये बात सीईओ को चुप गई और कहा, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और यहाँ का सबसे बड़ा अफसर भी हूँ। फिर सीईओ और फिनांस अफसर फौरन यूजाक इंटरनल अफेयर्स के हेड के पास बैठ का फैसला करने गए। जब यूजाक ने डॉक्यूमेंट्स देखे तो पूछा, क्या सीईओ ने ये सब खुद किया है? ज़्यादातर विंग्स के लीडर भी इतना काम नहीं कर सकते। सीईओ ने पुरएतमाद मुस्कुरा रहा था, जबकि फिनांस अफसर का चेहरा हैरत से भर गया था। फिनांस अफसर ने जोर से कहा, फिर गौर से देखिए, ज़रूर कोई गलती होगी। यू चेंगुई फिनांस अफसर सीईओ के काम का नतीजा देखकर गुस्से से चिल्लाया, कैसे हो सकता है कि छोटे साहब जिसने अभी काम सीखना शुरू किया है इतनी महारत से सब कुछ कर गया? इंटरनल अफेयर्स का हेड यूजाक ने गुस्से से उसके सर पर जोर से स्टिक मारते हुए कहा कि क्या तुम्हारी ग्लासेस सिर्फ दिखाने के लिए हैं? इस दौरान सीईओ खामोश खड़ा सोच रहा था। यू चेंगुई ने नाकाबिल नहीं, यूजाक की मेयार ही इतनी ऊंची है, ये बेवकूफ़ी है। फिर सीईओ ने यू चेंगुई के पास जाकर हाथ उसके कंधे पर रखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारा वादा किया हुआ 02 डांस देखने का इंतजार रहेगा। यू चेंगुई ने रोकने की कोशिश की, रुक जाओ, लेकिन सीईओ दरवाज़ा बंद करके चला गया। बाद में सीईओ खुशी और फख्र महसूस कर रहा था, लेकिन एक आवाज़ ने जल्दी से हैरान कर दिया, कितना चिढ़ने वाली खुशी दिखा रहा है। जीती हुई आवाज़ ने आगे ताना मारा, तुमने अपनी सेहत की वजह से माँ बाप और बड़े भाई को परेशान ही किया है, फिर भी बेफिक्र हंसते हो। ये उसका दूसरा बड़ा भाई जिन्हो था, जिसने तेजी से कहा, तुम हद से ज़्यादा चिढ़ने वाले हो। अचानक सीईओ के जहन में उसके भाई की मुर्दा सूरत आ गई, जिससे वो बेचैन और उदास हो गया। सीईओ ने चुपके से अपने भाई की तरफ मुंह कर दिया और उसका नाम लिया, जिन्हो। जिन्हो उसकी सख्ती और नरम निगाह से थोड़ा हैरान हुआ और घबराकर पूछा, अचानक इतने अच्छे कैसे बन गए? क्या मरना चाहते हो? सीईओ को याद आया कि इस वक्त उस और बड़े भाई के दरमियान सख्त खामाखश थी, इसलिए जिन्हों को ऐसे रिएक्ट करना फितरत था। फिर जिन्हों ने कहा, मैं तुम्हारी ट्रेडिंग सीखने के खिलाफ हूँ, डर है तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी और अब्बा परेशान होंगे। सीईओ अपने भाई की फिक्र समझ गया और अंदर ही अंदर माना, जिन्हों सही कह रहा है। जिन्हों ने फिर धमकी दी, जब बाद में अब्बा से मिलने जाएंगे तो बीमार होने का ड्रामा मत करना। अगर फिर से पिछली बार की तरह बेहोश हुए तो? तेज आवाज़ में कहा, मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। सीईओ ने नरम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं एहतियात करूंगा, पिछली गलती दोबारा नहीं होगी। जिन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और गुस्से से बाहर निकल गया। उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया। ये सीईओ का माजी में वापस आने का बाद अपने अब्बू और भाई से पहली मुलाकात थी। जब सीईओ चल रहा था, उसकी छड़ी गिर गई। उसने थोड़ा रुक कर सोचा, फिर खुद से मुस्कुरा दिया। उसने फैसला किया, अब वक्त आ गया है अपना सच बताने का। अचानक पिछली जिंदगी को याद ताज़ा हो गई, जब फिनांस में आग में बदल गई थी। उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद एक छोटा अफसर उस आग में मर गया था। आग ने तमाम डॉक्यूमेंट्स भी तबाह कर दिए थे, जिसकी वजह से ग्रुप को भारी नुकसान हुआ था। सीईओ को एहसास हुआ कि वो आग कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्री प्लान थी। सीईओ फिनांस में वापस आया और देखा कि फिनांस अफसर यू चेंगुई अभी भी अपने काम में मसरूफ था। सीईओ ने दिल में कहा कि इस आफत को होने से पहले ही रोकना होगा। फिनांस अफसर यू चेंगुई ने देखा कि छोटे साहब उसको अजीब निगाह से देख रहा है। उसने चिढ़कर पूछा, इतना गौर से क्यों देख रहे हो? सीईओ ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, मैं अंदर जा रहा हूँ। अब सीईओ ने तय किया कि अगर आने वाली घटना को रोकना है तो लोगों की नज़र में अपनी सूरत बदलनी होगी। उस शाम मर्चेंट ग्रुप की फैमिली वाले अपने मेन रेजिडेंस पर इकट्ठे हुए। सब एक बड़ी टेबल के गिर्द बैठे थे, जहाँ खाने की बहुत सी चीज़ें थी। माहौल खामोश था। सबसे पहले बड़े भाई योंग ने दूसरे भाई जिन्हों से बात शुरू की। उसने पूछा, सनसेट विंग में काम कैसा चल रहा है? ये तो ब्रीज विंग से बिल्कुल अलग है ना? जिन्होंने आराम से जवाब दिया, हाँ, मुझे दिमाग से ज़्यादा हाथ से काम करना आसान लगता है। सनसेट विंग मेरी मर्जी के मुताबिक है। सबसे छोटे साहब सीईओ खामोश था, बिना कुछ बोले सुन रहा था। बड़े भाई ने फिर सीईओ की तरफ रुख किया और पूछा, क्या तुम फिनांस विंग में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुके हो? सीईओ ने एहतराम से जवाब दिया, जी हाँ। उसने नरमी से नसीहत की, सीखने में जल्दी ना करो, आहिस्ते चलो, मुझे डर है तुम अपनी सेहत पर ज़्यादा बोझ न डाल दो। सीईओ ने दिलासा दिया, मैं अपनी हदें जानता हूँ, उन्हीं के अंदर रहकर काम करता हूँ। उसको याद आया कि पिछली ज़िंदगी में भी उसका ये भाई हमेशा मेहरबान और ख्याल रखने वाला था। लेकिन अचानक सीईओ पर अपने बड़े भाई की दर्दनाक सूरत का ख्याल आया। अपनी पिछली ज़िंदगी से उसने दिल में अज़म किया, इसी ज़िंदगी में फिर कभी उसे उस हाल में नहीं देखना। वो यादें उसको उदास और तल्ख महसूस करवा रही थी। जिन्होंने अचानक तेज आवाज़ में टोक दिया, क्या बकवास कर रहा है? उसने सीईओ को कहा, हदें जानते हो? तुम तो सारा दिन बिस्तर पर लेट कर मेडिसिन खाते रहते हो। बड़े भाई जंग हो ने रोका, जिन्हों छोटे से ऐसा मत बोलो। जिन्हों अभी बेचैन था। ये इतना गुरूर और बेवकूफ़ी इसलिए करता है क्योंकि तुम हमेशा इसकी हिफाजत करते हो। फिर गुस्से से कहा, कब तक हम सब इस घर का बोझ बने शख्स की देखभाली में अपनी जान गंवाते रहेंगे? बड़े भाई ने गुस्से में बोला, तुम हद से गुजर रहे हो। लेकिन जिन्होंने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा, सब जानते हैं सीईओ की हालत इतना कमज़ोर, जब खांसता है तो खून आता है, चलने के लिए छड़ी चाहिए। फिर बताओ ये यूनाई ग्रुप के लिए क्या कर सकता है? बावजूद अपने मेच्योर होने के सीईओ को अपने भाई के अल्फाज से गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने खुद ही हालात का सामना करने का फैसला किया। उसने अचानक जिन्हों की तरफ मुंह कर उसका नाम लिया, जिन्हों।
जिन्होंने चिढ़कर जवाब दिया, इसे बुलाने की इजाज़त नहीं। सियो ने हालात को शांत किया, हल्की आवाज़ में कहा, अब बात खत्म करते हैं, पिता आने वाले हैं, ये मंजर देखकर खुश नहीं होंगे। बड़े भाई ने हल्की आवाज़ में कहा, सब ठंडे हो जाओ। इस दौरान बड़े भाई ने अपने अंदर सोचा, आज ये छोटा कितना अजीब लग रहा है, ज़्यादा समझदार नजर आ रहा है। उसके ख्यालात को नौकरानी की आवाज़ ने डिस्टर्ब कर दिया और कहा, साहिब आ गए हैं। सियो ने फौरन दरवाजे की तरफ देखा, फिर साफ तनाव और हल्की आवाज़ में अपने पिता को मुखातिब किया, फिर खामोशी से कमरे के रूम में दाखिल हुए और लंबी मीटिंग की वजह से देरी की माफ़ी मांगी। बड़े बेटे ने मुस्कुराकर कहा, हम भी अभी अभी आए हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन पिता ने फौरन अपने छोटे बेटे का सुर्ख चेहरा देखकर और फिक्रमंदी से पूछा, तुम्हारी तबीयत खराब है, कोई मसला है? सियो घबराहट में अपने पिता के सवाल का जवाब देने लगा कि उसका चेहरा क्यों सुर्ख है। जल्दी से इनकार किया, नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसका चेहरे की सुर्खी की असल वजह पिछली ज़िंदगी में अपने पिता को मरते हुए देखने की दर्दनाक याद थी। उसको पिछली ज़िंदगी के उन आखिरी लम्हात में अपने पिता का चेहरा साफ साफ याद आ रहा था। इसी वक्त उसके फादर युन गिलैंग ने महसूस किया कि उनका बेटा कुछ कहना चाहता है। उन्होंने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? सियो ने थोड़ा हिचकिचाया, अपने जज्बात काबू में रखने की कोशिश करते हुए याद दिलाया कि सामने पिता खड़ा है, ना कि वो दर्दनाक सूरत जो उसने पहले देखी थी। उसको एहसास हुआ कि वो अपने एहसासात पर काबू खोने लग रहा है, इसलिए अंदर ही अंदर खुद को शांत करने और वाक़यात सोचने पर मजबूर किया। उसने याद दिलाया कि पिछली ज़िंदगी का वाक़या अभी हुआ नहीं और सिर्फ अपने मकसद पर तवज्जो देनी चाहिए। फिर उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की, बाद में एक सीधी सी मुस्कुराहट के साथ मान लिया, अब्बा ने मेरी हालत समझ ली। हाँ, मुझे कुछ अहम कहना है। पिता और बड़े भाई इस अचानक इकरार से हैरान रह गए। अब्बा हैरान नज़रों से जवाब का इंतजार करने लगे। फिर पिता ने कहा, आराम से बैठो, बात करते हैं। सीओ ने फौरन मान लिया। सीओ ने अपने पिता को याद दिलाया कि फाइनेंस विंग की ट्रेनिंग से पहले उनकी बात हुई थी। तब पिता ने कहा था, कमज़ोर जिस्म की वजह से तुम पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, सिर्फ काम का आम जायजा लो। लेकिन सीओ ने सख्ती से सवाल किया, क्या ये दुरुस्त है? एक दिन मुझे भी विंग के अफसरों को गाइड करना होगा। भाई जिन्हों उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। सोचा, ये अचानक बदलाव क्यों? पिता ने मान लिया, तुम्हारी बात में दम है, सीधे बताओ तुम चाहते क्या हो? सीओ ने जवाब दिया, मैं भी अपने भाइयों और दूसरों की तरह नाइट शिफ्ट समेत तमाम काम करना चाहता हूँ। लेकिन पिता ने सीधा इनकार कर दिया, बिल्कुल मना है। सीओ इस अचानक मना करने पर खामोश रह गया, कुछ कह नहीं सका, लेकिन जल्दी ही अपने आप को संभाला और पूछा, क्या ये फैसला थोड़ा सख्त नहीं? पिता ने और ज़्यादा वजाहत की, कुछ चीज़ें मुमकिन नहीं, नाइट शिफ्ट में पूरी रात जाकर हिफाजत का इंतजाम करना पड़ता है, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं। जोर देकर कहा, कोई और काम करो, लेकिन नाइट शिफ्ट बिल्कुल मना है। अंदर ही अंदर सीओ ने इस फैसले का सख्त इनकार किया। उसे मालूम था कि आफत वाली रात फाइनेंस में मौजूद रहना ज़रूरी है ताकि आने वाली आग रोक सके। इसलिए सीओ ने फैसला किया कि पिता के फैसले को चैलेंज करेगा। उसने कहा, अगर मैं अपनी जिस्मानी काबिलियत साबित कर दूं तो इजाज़त देंगे? पिता थोड़ा हैरान हुए, फिर मुस्कुराहट के साथ पूछा, कैसे साबित करोगे? सीओ ने पुरएतमाद जवाब दिया, मैं अपने भाई जिन्हों से मुकाबला करूंगा। सब लोग चौंक गए, खास करके बड़ा भाई जो बिल्कुल हैरान था। अबू भी इस बात से खामोशी में आ गए। दूसरे भाई जिन्हों का गुस्सा फट गया। उसने तेज निगाहों से देखा और चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? सीओ के चेहरे पर एक भरोसेमंद मुस्कुराहट आ गई। उसने पूछा, जिन्हों, क्या तुम हारने से डर रहे हो? बड़े भाई जुंहो दरमियान आए। सीओ की बात से हैरान होकर पूछा, तुम्हारा मतलब? सीओ ने शांत होकर जवाब दिया, जब सब मेरी सेहत से परेशान है तो उनकी फिक्र दूर करना भी एक फ़र्ज़ है। सीओ ने ज़ोर से कहा, मैं जानता हूँ जिन्हों अभी फर्स्ट क्लास फाइटर बना है। अगर मैं उसका मुकाबला कर सकूँ तो ये साबित हो जाएगा कि मैं फाइनेंस विंग की तमाम जिम्मेदारियाँ संभाल सकता हूँ। जिन्होंने सीओ की बातों को मान लिया, तुम्हारी बात में दम है। फिर पिता से कहा, इजाज़त दीजिए, हम मुकाबला करें। बड़े भाई जुंगो ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जिन्होंने जल्दी से उन्हें हटा दिया और सीधे पिता से इजाज़त मांगी। पिता ने खामोशी से हाँ कर दी। बड़े भाई हैरान रह गए, लेकिन पिता ने अपनी बात पर जोर दिया, सीओ को अपने अल्फाज और अमल की जिम्मेदारी लेनी सीखनी होगी। सबको अपने वक्त और इम्तिहान देना पड़ता है। सीओ ने गौर किया कि पिता पूरी तरह यकीन रखते हैं कि उसकी जीत मुमकिन नहीं। वो इसे फितरत समझता था। पिता ने शर्त रखी, तुम दोनों के दरमियान बहुत फ़र्क है। अगर सीओ ने 1.5 राउंड तक बर्दाश्त कर लिया तो मैं उसे नाइट शिफ्ट समेत तमाम जिम्मेदारियां लेने की इजाज़त दूंगा। सीओ ने एहतराम से झुककर शुक्रिया अदा किया। ये मौका देने का शुक्रिया आपका। बड़े भाई यूं को सख्त परेशान थे, दबा दबा कर आहें भर रहे थे। उन्होंने छोटे भाई को नसीहत की, अगर खतरा हो तो फ़ौरन हार मान लेना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। सीओ ने पुरएतमाद जवाब दिया, मुझे नहीं लगता सरेंडर करना पड़ेगा। इसी वक्त जिन्हों का चेहरा बदला। सीओ की बातों से उसका गुस्सा और भड़क उठा। मुकाबला खुला ट्रेनिंग ग्राउंड में शुरू हुआ। दोनों भाई आमने सामने खड़े थे। मौजूद सिपाही और गार्ड्स हैरान था। एक ने कहा, अभी कुछ अरसे पहले तो वो मुश्किल से खड़ा होता था। सीओ ने शांत मुस्कुराहट के साथ उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। नौकर ने बॉडीगार्ड यो को तसल्ली दी, सब ठीक होगा, दुआ करती रहो। बड़े भाई जुंगो अबू के करीब खड़े होकर पूछे, आप फिक्रमंद तो नहीं? अबू ने सख्ती से कहा, फिक्र की कोई वजह नजर नहीं आती। जुंगो ने अपने खौफ जाहिर किया। जिन्हों हमेशा सीओ को कम समझता रहा, शायद सख्त मुकाबला करे। पिता खामोश रहकर सोचते रहे। मुकाबला शुरू हुआ। छोटे भाई सीओ जंग के मैदान में पुरएतमाद और शांत खड़ा था। पहले सिर्फ देखने का इरादा किया,
दूसरी तरफ जिन्हों सख्त गुस्से में और मुकाबले के लिए तैयार था। कुछ गार्ड्स ने सोचा पूरे खानदान का दिमाग खराब हो गया है। बॉडीगार्ड यो सीओ की शांति वाली हरकतों से बेचैन थी, किसी ने जादुई असर तो नहीं कर दिया। फिर पिता युंग गिलेंग ने टोल बजाकर मुकाबला शुरू करने का हुक्म दिया। गार्ड ने थोड़ा हिचकिचाया, हुक्म की इजाज़त मांगी। बॉडीगार्ड ने खतरे से घबराकर पुरजोश के साथ हुक्म मान लिया। चुपके से छोटे साहब की जीत की दुआ करते रहे। जिन्हों गुस्से में तैयार हुआ, सीओ की तरफ तेज निगाहों से चिल्लाया, तुम अपने औकात नहीं जानते, सबकी मोहब्बत पाकर बड़े हुए हो, तुम्हें लगता है सब तुम्हारे काबू में है। सीओ ने शांत और भरोसे के साथ अपने भाई के हमले को जवाब देने की तैयारी की। जिन्होंने अंदर ही अंदर फैसला किया, बचपन से लाड प्यार इसने दिया है और इसी की वजह से ये बिगड़ गया है, आज इसे सख्त सबक सिखाऊंगा। और फिर उसने हमला किया। अचानक जिन्हों को बचपन का एक लम्हा याद आया, जब सब हंसते थे कि वो अपने छोटे भाई से इतनी मोहब्बत करता है कि निगाह नहीं हटा पाता। फिर एक और याद ताज़ा हुई जब उसने पहली बार अपने नन्हे भाई के हाथ को छुआ था और पिता ने कहा था, तेरा भाई इतना छोटा है, हमेशा इसकी हिफाजत करना। जिन्होंने उस वक्त बच्चे को देखा और पिता की नसीहत सुनी, लेकिन अब उसने जहन में जिम्मेदारी का इनकार किया। मैं क्यों हमेशा इसकी देखभाल करूं? पिताजी ने हमेशा मुझसे और बड़े भाई से अच्छे भाई बनने की उम्मीद की, जबकि सीओ कभी एक अच्छे बेटे की तरह नहीं रहा। गुस्से में उसने अपना किया और खुद से कहा, अब बस और नहीं सहूंगा। दूसरी तरफ सीओ बिल्कुल शांत था। वो सोच रहा था कि भाई के हमले का मुकाबला करने के लिए कितनी पावर इस्तेमाल करनी होगी। इसी वक्त सीओ ने एक बड़े मार्शल आर्ट्स नो ड्रैगन स्टेप्स इस्तेमाल किए, तेज स्पीड से चलना शुरू किया, जिसने सबको हैरान कर दिया। जिन्हों बिल्कुल चौंक गया, वो भाई की हरकतों को समझ नहीं पा रहा था और घबराहट महसूस करने लगा। पिता, बड़े भाई और गॉड सब सीओ की इस महारत को देखकर शौक में आ गए। तभी अचानक सीओ चलते चलते लड़खड़ा गया। सब हैरान और परेशान हो गए। सीओ ने जानबूझकर नाजुक अंदाज में गिरते हुए कहा, मैंने अभी किताब में ये पढ़ा था, आजमाना चाहता था, गलती से गिर गया, शुक्र है हमला टल गया। जिन्हों को भाई का ये बदकाना वाला रवैया देखकर गुस्सा चढ़ गया। उसने सोचा, क्या ये मजाक कर रहा है? फिर और तेजी और पावर से हमला किया। सीओ बड़ी आसानी और सुकून से हमले डालते रहा। पिता और बड़े भाई की निगाहों में साफ हैरत और हैरानी थी। वो समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हो रहा है। बड़े भाई ने हैरानी से पिता से पूछा, ये बच्चा ये सब कैसे कर रहा है? पिताजी को अपनी नसीहत याद आई जो उन्होंने जिन्हों को की थी, सीओ की बातों को कम मत समझना। वो बेसोचे समझे ऐसा मुकाबला ना करता। फिर अंदर ही अंदर यकीन किया, मेरा छोटा बेटा यूनाई ग्रुप की तारीख का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। बावजूद अपने यकीन के पिता सीओ की जंग में हैरान थे, खास करके जिन्हों अभी अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा था। पिताजी ने गौर किया, पहले तो इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अब दर्जा फर्स्ट क्लास मार्शल आर्ट्स का मुकाबला करना इतनी देर तक कैसे कर पा रहा है? अगर किसी मास्टर ने इसे सिखाया होता तो कितना आगे जा सकता था। लेकिन इस वक्त पिता की फिक्र सीओ के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे जिन्हों के लिए थी, जो बिल्कुल बेचैन था। जिन्हों सख्त परेशान था, एक भी हमला क्यों नहीं लगा? अचानक जिन्हों को याद आया कि लोग हमेशा सीओ को ग्रुप की तारीख का सबसे बड़ा जीनियस कहते थे। ये बात उसके गुस्से और हैरानी को और बढ़ा दी। फिर एक और दर्दनाक लम्हा याद आया जब उसने अपने छोटे भाई सीओ को सख्त बीमार देखा था। खांसते हुए खून, उसकी फिक्र उसके चेहरे पर थी जब वो दूर से उसे बेबस देख रहा था। तभी पिताजी ने उसे कहा था, मैं अब तुम्हें खुद नहीं सिखा सकता, तुम्हारी तालीम अब एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड के जिम्मे होगी। जिन्होंने कहा, लेकिन मैं। पिताजी ने सख्ती से कहा, तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, तुम्हारा भाई इतना बीमार है, अब तुम जिम्मेदार भाई हो। इसी दौरान सीओ की हालत नहायत नाजुक थी और उसे सख्त तकलीफ हो रही थी। जिन्होंने घबराकर पूछा था, क्या हुआ है? वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, इंटरनल ब्लीडिंग रुकना ज़रूरी है, किसी ने कोई गलती की है। तब जिन्हों ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, अपने गुनाह से काँप रहा था। ये वाजे हो गया था कि उसने गलती से सीओ को यंग एनर्जी वाली पावरफुल एलिक्सर खिला दी है, जिसने उसकी हालत और ख़राब कर दी। जिन्हों रोते हुए माफ़ी मांग रहा था, मैंने तो बस उसकी जल्द ठीक होने की ख्वाहिश की थी। लेकिन गुस्से में पिता ने उसे धक्के से दूर कर दिया। एक लफ्ज़ बिना बोले जिन्हों पिताजी के इस रवैये से सन्नाटे में डूब गया। उसने सीधे उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर दिया था। फिर उसने चुपके से सुना कि डॉक्टर सीओ की हालत पर बात कर रहे हैं, अगर बच भी गया तो इंटरनल इंजरीज उम्र भर की तकलीफ देंगी। ये तमाम दर्दनाक यादें जिन्हों के जहन में वापस आकर उसके जज्बात को और भी ज़्यादा भड़का रही थी। गुस्से और गुनाह का एहसास दोनों उसके अंदर ही अंदर सीओ को कोस रहा था। ये सब मसले उसकी वजह से और उसकी पैदाइश की कमज़ोरी की वजह से हो रहे थे। इन्हीं गर्म जज्बात के बीच जिन्हों हैरानी से सोच रहा था, मुझे क्यों ये सब झेलना पड़ रहा है? इसी लम्हे दोनों के हथियार जोर से टकराए और सीओ ने शांत निगाहों से उसे देखते हुए कहा, फैमिली एक बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है। भाइयों के रिश्ते की पावर की वजह से अंदर तक नाराज़गी होना लाजिम है, चाहे सारी उम्र साथ ही रहो। जिन्हों अपने भाई की इस बात से हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? सीओ ने खलती आवाज़ में कहा, बस सुनी सुनाई बात है। लेकिन जिन्हों को और सुनने का शौक नहीं था, उसने फिर जोर का हमला कर दिया। इसी वक्त बड़े भाई ने बेचैन होकर पूछा, मुकाबला ख़त्म होने में कितना वक्त बाकी है? बॉडीगार्ड ने घबराकर जवाब दिया, सिर्फ 9 सेकंड बचे हैं। जिन्हों का गुस्सा उरूज पर था। उसने अपनी तलवार से सख्त पावर निकालते हुए हमला करने की तैयारी की। जिन्होंने गुस्से और बेकरारी से सीओ से कहा, तुम्हारी बेमानी बातें अब नहीं चलेंगी, अब इतना आसान नहीं होगा। पिताजी ने यह देखकर चिल्लाया, रुक जाओ जिन्हों, जज्बात को काबू करो। लेकिन जिन्होंने ना सुना और पूरे जोर से हमला कर दिया।
सीओ बिल्कुल शांत अंदाज में खुद से बोला, जिन्हों को दरअसल हकीकत का पता ही नहीं। फिर उसको पिछली ज़िंदगी के अपने भाई की वो बात याद आई, रिश्ते बहुत उलझे होते हैं, घर वालों के दिल में भी बुक्स रह सकता है। जिन्हों के जहन में वो बात चल रही थी, जब इंसान लंबे अरसे तक बुक्स रखे तो असल वजह भूल जाता है। मुझे सीओ से नफरत इसी तरह थी। मैं अपनी बेबसी गुस्से से दब गया हूँ, कुछ कर ना सका। घर वालों ने हमेशा उसे मुझ पर तरजीह दी। एक दर्दनाक याद के लम्हे में जिन्होंने अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगी। मुझे अफसोस है कि मैं मौजूदगी ने तुम्हें तंग किया है, हालांकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आखिरी दर्दनाक मंजर के साथ उसने अंदर से कहा, कभी माफ़ मत करना मुझे सीहो। सीहो वाकयात में वापस तब आया जब जिन्हों हमला करने लगा। जिन्होंने अचानक सोचा, ये सब सिर्फ सीहो की गलती कैसे हो सकती है। तेज हमले के बीच में उसने ये सवाल दोहराया। अचानक सीहो ने अपने हथियार गिरा दिया और जानबूझकर हमला खाने को तैयार हो गया। ये कहते हुए, हम सब पिछले वक्त ना समझते। ये हरकत देखकर सब हैरान रह गए, पिताजी, बड़े भाई और तमाम नौकर। जिन्हों तो बिल्कुल थम सा गया था जब उसने सीहो को जानबूझकर हथियार गिराते हुए देखा। सीहो ने शांति से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा ये हमला शुरू में इस्तेमाल किए गए हमले जैसा ही है। चाहे तुमने अपनी की पावर उस तलवार की पावर में शामिल कर दी हो। और अंदर ही अंदर सोचा, मैं जिन्हों को कभी माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन अब बस काफ़ी है। जिन्हों सन्नाटे में था, दोबारा हमला नहीं कर सका। गार्ड्स और बड़े भाई ने इतने हैरत थे कि बॉडीगार्ड ने अपने हाथ में मौजूद टाइम ग्लास पर भी गौर नहीं किया। फिर उसने ऐलान किया, 10 मिनट खत्म हो गए, कोई भी जीता नहीं। उसने पूछा, फिर बेट का फैसला कैसे होगा। सीओ पुरएतमाद आगे बढ़ा और ऐलान किया, मुकाबला जीतने वाला यूनाई ग्रुप का सबसे छोटा साहिब है। मंजर बदलते ही फिनांस विंग में अफसर चुपके से सीओ की जीत की खबर पर बात कर रहे थे, जो अभी तक आम लोगों से छुपी थी। एक अफसर सीओ के तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स देखकर हैरान था। इतनी बेहतरीन तरतीब, इसकी काबिलियत हैरान कुन है। फिर चालाक निगाहों के साथ सलाह दी, इसे मेरा खास असिस्टेंट बना दो, 24 घंटे काम करवाओ। जिन्हों तन्हाई ट्रेनिंग ग्राउंड में अपना गुस्सा निकाल रहा था। तलवार जोर से चलाते हुए वो छोटे भाई सीहो से मुकाबला के बाद जज्बाती हो गया था और गुस्से हैरानी में गुस्सा निकाल रहा था। कसरत करते हुए जिन्हों को वो दर्दनाक लम्हे याद आए जब उसका भाई सख्त बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ था। बेबसी और गुनाहगिरी के पुराने जज्बात वापस आ गए। उसको याद आया कैसे सब लोग बेचैन उसके बीमार भाई के गिर्द जमा थे और वो दूर से बेबस देख रहा था। इसी दौरान सीओ शांत खुद से कह रहा था, फैमिली के रिश्ते हमेशा मुश्किल होते हैं। जिन्होंने ठक कर अपनी तलवार ज़मीन पर फेंकी, तेज तेज सांस लेते हुए फिर ईमानदारी से मान लिया, मुझे बहुत गुस्सा आया था। फिर भी अपने भाई के सामने करने के बाद उसके अंदर एक अजीब सी राहत महसूस हुई। इसके बाद जिन्हों एक मेट के पास गया और पूछा, मेरा छोटा भाई इस वक्त क्या कर रहा है। मेट ने घबराकर जवाब दिया, सीओ साहब को इंटरनल अफेयर्स के हेड ने बुला लिया है। जिन्हों हैरान हुआ और पूछा, ऐसा क्यों। मंजर बदलता है। सीओ एक बंद कमरे में था, अपनी अजीब सूरत हाल पर हैरान था। तभी इंटरनल अफेयर्स के हेड युजाक अंदर आए, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगे, सुना है अब तुम असली जिम्मेदारियां संभाल रहे हो। सीओ ने थोड़ी घबराहट से मान लिया, हाँ, लेकिन क्या कोई मसला है। अगले ही लम्हे युजाक के असिस्टेंट जो योंग किसी और को खींचते हुए अंदर आए, जो चिल्लाते हुए इनकार कर रहा था। युजाक ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ ऐलान किया, आज से तुम मेरे खास असिस्टेंट हो। यूनाई मर्चेंट ग्रुप के हेड ने इसकी मंजूरी दे दी है, इसलिए इनकार करना बेकार है। इसी वक्त सीओ को अपनी पिछली ज़िंदगी की याद आई कि युजाक की मौत का सबब ज़्यादा काम और सख्त थकान थी। युजाक ने सीओ को काम समझाना शुरू किया, तुम ग्रुप के फाइनेंस को संभालोगे, डॉक्यूमेंट्स और लोन का जायजा लोगे, एनुअल बजट और वीकली रिपोर्ट तैयार करोगे। ये तमाम काम एक बोझ की तरह था। सीओ काम की मिकदार देखकर बिल्कुल चौंक गया। असिस्टेंट योंग ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, ज़्यादा फिक्र ना करो, वक्त के साथ मज़ा आने लगेगा। लेकिन सीओ ने इनकार कर दिया, कभी नहीं होगा। अंदर ही अंदर सीओ सोच रहा था, अगर ये काम किया तो रात के 12 बजे से पहले ऑफिस से निकलना मुमकिन नहीं होगा। फाइनेंस में की आने वाली आग रोकने का मेरा असली काम नहीं कर सकूंगा। पिछली ज़िंदगी में युजाक का पिछला असिस्टेंट भी थकान से भाग गया था, मैं भी उसी तरह मर जाऊंगा। सीओ ने डर के मारे युजाक से रिक्वेस्ट की, मैं समझता हूँ एजुकेशन का मकसद असल काम नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की मुकम्मल समझ हासिल करना है, और मैंने तो सिर्फ 2 दिन में पहले सीखना शुरू किया है। किसी और काबिल शख्स को चुन लें, मुझे सिर्फ मामूली काम सीखने दीजिए। युजाक ने थोड़ा सोचा, खास करके जब सीओ ने यह कहा, इंटरनल अफेयर्स के हेड के असिस्टेंट को अक्सर नाइट शिफ्ट नहीं देनी पड़ती, हालांकि रात का काम ही तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स का होता है। युजाक ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बात समझ गया, शुक्रिया। फिर एकदम अपना फैसला सुनाया, तुम मामूली काम के साथ साथ नाइट शिफ्ट भी संभालोगे। सीओ का दिमाग घूम गया, फिर एक बार हैरान और डरा हुआ था। घबराहट के एक लम्हे ने उसने फौरन वहां से भागने का फैसला किया। गार्ड्स ने एक साथ चिल्लाया, रोको उसे। यूनाई मर्चेंट ग्रुप के सिल्वर विंड आर्म्ड स्क्वाड के अफसरों ने सीहो को पकड़ लिया। भागने का कोई रास्ता नहीं था। 3 दिन बाद नाइट शिफ्ट के अफसरों के काम की लिस्ट लाई गई। यू चेंगुई और सीहो। जब सीहो ने देखा, उसे याद आया कि आज की रात वही है जब फाइनेंस विंग में बड़ी आग लगी थी। इसी लम्हे यू चेंगुई वहां आ गया और सुकून से किसी डॉक्यूमेंट पर काम करने लगा। सीहो ने उसे देखा और याद किया कि यू चेंगुई की मौत भी इसी नाइट शिफ्ट में हुई थी। उसने अपने दिल को तसल्ली दी कि उसे ये सब याद है, लेकिन इस वक्त सीहो इतना थका हुआ था कि उसे लग रहा था काम के बोझ से उसका दिमाग खराब हो जाएगा। नींद इतनी थी कि मर जा रहा है। अंदर ही अंदर सीहो ने खुद को समझाया,
यूनाई ग्रुप के मर्चेंट जो वार्म पिल्स चाकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुझे भी वो खानी पड़ी। रोज़ अपनी हदें पार कर रहा हूँ। वो प्योर स्पीच की पावर ने तो थकान दूर कर दी, लेकिन काम बढ़ता ही जा रहा है। क्या मैं ही सोच रहा हूँ या युजाक जानबूझकर मुझे काम में डुबो रहा है? फिर उसने खुद को याद दिलाया, आज की रात के बाद यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं भी युजाक के असिस्टेंट योंग की तरह काम का गुलाम बन जाऊंगा और जो काम मांगने पर खुश होता है। सीहो ने यू चेंगुई से कहा, आज की रात तुम पर भरोसा है। चेंगुई ने भी खामोशी से जवाब दिया, मैं भी तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। सीहो ने सोचा, पहले इस रात को खैरियत से गुजरने दो। रात के वक्त जब सीहो काम में मसरूफ था तो यू चेंगुई अंदर आया और चाय पीने का बोला। सीहो ने इनकार कर दिया, मैं ठीक हूँ, नहीं पीऊँगा। दोनों कुछ देर खामोशी से काम करते रहे। अचानक सीहो ने खामोशी तोड़ी। यू चेंगुई, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? यू चेंगुई हैरान हुआ। मतलब? सीहो ने कहा, कुछ खास नहीं। फिर यू चेंगुई ने अकेले मुआयना करने का इरादा किया। सीहो को उसका इतना जोर देना अजीब लगा। यू चेंगुई के जाने के बाद सीहो ने अपनी बॉडीगार्ड यो को आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद सो गई होगी। अचानक यो कमरे की ऊंचाई पर बैठी नजर आई। सीहो ने सोचा, ये अजीब जगहें चुनती है छिपने के लिए। उसने हल्के से पूछा, नीचे आकर मेरे साथ चाय पियोगी? यो हैरान हुई लेकिन खुशी से कबूल कर लिया। चाय पीने के बाद यो ने शिकायत की, ये इतनी कड़वी क्यों है? तुमने इसे उबाल कर बिगाड़ दिया। लेकिन जल्द ही नींद की मेडिसिन का असर होने लगा और वो ज़मीन पर ही सो गई। सीहो ने उसे देखते हुए कहा, मैं जानता था इस चाय में सेडेटिव्स हैं। सीहो ने अपनी बॉडीगार्ड को गहरी नींद में देखा और सोचा और कहा, काश मैं भी इतने आराम से सो पाता। बावजूद थकान के उसने फाइनेंस में का मुआयना शुरू करने का फैसला किया। इसी वक्त एक रास्ताना शख्स वहाँ चुपके से घुसा। सीहो ने अंदर ही अंदर कहा, आज रात में इस आग लगाने वाले को पकड़ कर रहूँगा। जब वो शख्स चल रहा था उसके हाथ से कोई चीज़ गिरी और हल्की सी आवाज़ हुई। जब उसने आग लगाने के लिए माचिस चलाई तो सीहो ने पीछे से अचानक से घेरा। कितनी जज्बाती हो तुम, आग लगाने का इतना शौक है? रास्ताना शख्स चौंक गया। उसे समझ नहीं आया सीहो यहाँ कैसे आ गया, लेकिन सीहो ने जल्दी से उससे जलती हुई माचिस छीन ली। जवाब देने का मौका दिए बगैर सीहो ने माचिस को गौर से देखा और तारीफ की। बिल्कुल आग में घी का काम किया, इतनी अच्छी तरह जलती है। फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुमने इस काम की पूरी तैयारी कर ली थी? तुम्हारी पहचान भी हो गई है सीहो? सीहो बिल्कुल हैरान रह गया, कैसे पता तुम्हें? सीहो ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अगर मैं कहूँ कि मुस्तकबिल से जानता हूँ तो मानोगे? सीहो ने गौर से कहा, सच तो तुम बताओगी ना, समझ गया? सीहो ने फिर हंसते हुए पूछा, क्या वही असल बात है? फिर आहिस्ता आवाज़ में कहा कि असल बात तो ये है कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से आग लगाते हुए पकड़ लिया है। सीहो अचानक से पागलों की तरह हंसने लगा। तुमने ठीक कहा, तुम्हारी जहानत के किस्से झूठे नहीं। लेकिन फिर अचानक उसने छड़ी निकाली और शैतानी मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या तुम अकेले हो? सीहो ने मजाक में और चिढ़ते हुए उससे कहा कि वो अभी भी सिंगल है, जिस पर सीहो और भी गुस्से में आ गया और उसने कहा, मर जा। चिल्लाते हुए उसने उस पर हमला कर दिया। इसी दरमियान यू चेंगुई कहीं और जगह का मुआयना कर रहा था। हाथ में लेंटेन लिए हुए उसने कुछ शक किया और उसने एक पिछली बात याद की जब सीहो ने पूछा था कि क्या उसके कहने को कुछ है, लेकिन चेंगुई ने उस वक्त इनकार कर दिया। फिर मंजर चेंगुई की तरफ पलटा, जिसने अब सीधे सीहो से पूछा कि उसने अपना काम इतनी जल्दी कैसे खत्म कर लिया। चेंगुई ने हैरानी से कहा कि उसने फाइनेंस में 3 साल से ज़्यादा काम किया है, लेकिन कभी भी सीहो की तरह दूसरे दिन ही काम खत्म नहीं किया। फिर उसने पूछा कि सीहो ने किस किस्म का जादू किया है। सीहो ने मजाक करते हुए पूछा कि क्या यही वजह थी कि चेंगुई इसके साथ ठंडे सलूक कर रहा था। चेंगुई नाराज हुआ और कहा कि वो ठंडा सलूक नहीं कर रहा। सीहो ने चैन से जवाब दिया कि वो अपने आप को खास नहीं समझता और कहना यह है कि उसने सिर्फ काम खत्म करने से ज़्यादा इंटरनल अफेयर्स के हेड के इरादों को समझने की कोशिश की। बातचीत के दरमियान सीहो ने हल्के से हंस कर कहा कि वो बुढ़े लगने लगे हैं और ये बातें उसने अपने बाप से सीखी हैं। चेंगुई बेचैन था। सीहो की सलाहियत देखकर सीहो ने चैन से समझाया कि इन एहसासात को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें पॉजिटिव और बेहतरी का जरिया बनाना चाहिए। चेंगुई मुस्कुराया और कहा कि ये भी उसने अपने बाप से ही सीखा है। फिर वो मुआयना करना चला गया। सीहो ने पूछा कि क्या चेंगुई अकेले जा रहा है? चेंगुई ने कहा कि यही बेहतर रहेगा। चेंगुई जगह का मुआयना करते हुए सोचता रहा कि एक बिगनर कैसे सबको हैरान कर सकता है और क्या यूनाई मर्चेंट ग्रुप का फ्यूचर सचमुच सीहो के हाथ में है। ये सोचकर उसने याद किया कि सीहो कभी कभी कितना परेशान करने वाला हो सकता है। चेंगुई ने ठंडी चाय पीकर चैन करने का फैसला किया, लेकिन अफसोस किया कि उसने सीहो की पहली पेशकश की हुई चाय नहीं पी। चाय पीते वक्त उसने एक बर्तन पर तेल के धब्बे देखे, जिससे वो परेशान हुआ। कहीं और सीहो का मुकाबला तेज हो चुका था। सीहो जोरदार हमले कर रहा था, लेकिन सीहो ने आसानी से बचाव किया और कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट के साथ कहा कि दिनों से लड़ने के बाद ये लड़ाई इसके लिए और भी ज़्यादा आसान हो गई है। फिर उसने स्नो ड्रैगन आर्ट की एक एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक बेम्बू स्ट्राइक इस्तेमाल की, जिससे लड़ना उसके लिए और भी ज़्यादा आसान हो गया। सीहो की महारत देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। वो सोचता रहा कि कैसे एक कमज़ोर और बीमार शख्स इतना पावर रखता है, जबकि वो लगातार मार खा रहा था। सीहो को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। वो सोचता रहा कि ये एक ख्वाब है। फिर मंजर सीहो के पास में चला गया, जहाँ वो एक बेमकसद और बेचैन जिंदगी गुजार रहा था। मैजंग खेलते वक्त घबराहट में थर थर काँप रहा था और अपनी ज़िंदगी को बेफायदा समझता था। एक नाउमीदी में उसने फैसला किया कि बेमानी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि वो सब कुछ एक ही मैजंग पर लगा दे, लेकिन वो फिर हार गया, जिस पर उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने दूसरे खिलाड़ियों के साथ लड़ाई कर ली। उन्हें धोखेबाजी का इल्ज़ाम देते हुए
सीएम जमीन पर लेटा हुआ था। पीट खाने के बाद अपनी बेमकसद और बेफायदा जिंदगी को सोच रहा था। अचानक एक राजदार शख्स नजर आया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, वॉरियर आ, देखो तुम किस हाल में हो। सीएम ने बेचैन होकर कहा कि वो पैसे वापस कर सकता है और याद दिलाया कि वो यूनाई मर्चेंट ग्रुप के फाइनेंस विंग का मेंबर है और पैसे कमा सकता है। राजदार शख्स ने उसकी बात मान ली और उसकी काबिलियत को पहचान कर एक नए ऑफर के साथ काम करने की पेशकश की। जब सिंह बेहोश होने लगा, उसे सब कुछ बेमानी महसूस हुआ और वो एक मायूसी में डूब गया। लेकिन बिल्कुल बेहोश होने से पहले सिंह ने उसको जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाया, अभी बेहोश होने की जरूरत नहीं है। सिंह ने एक थके हुए, खास तौर पर खांसी से परेशान नौजवान से पूछताछ कर रहा था। सिंह ने डरावने अंदाज में उसे कहा कि वो अब इंसान नहीं रहा। फिर उसने सिंह को समझाया कि जब उसको मारा जाए तो सिर्फ सच बोलना चाहिए और पूछा कि क्या वो समझ गया। लेकिन सिंह ने तुरंत जवाब दिया, जिस पर सिंह ने फिर से जवाब की डिमांड की। कुछ वक्त गुजरने के बाद सुबह के 4 या 5 बजे सिंह बाहर आउटडोर में खड़ा हुआ था और दूसरे लीडर्स और मेंबर्स से माजरत चाहता था कि इस कदर सुबह सुबह हंगामा करने के लिए। उसने कहा कि उसके पास वजह थी। सिंह ने सबको बताया कि मैसेज उन तक पहुंच चुका है, फाइनेंस विंग में आग लगाने वाला शख्स पकड़ा गया है। इसी दरमियान सिंह एक दरख्त से बंधा हुआ था, हवा में लटका हुआ था, एक डरावने मंजर जो सबके लिए एक वार्निंग था। सिंह ने कंफर्म किया और तहकीक से पता चला कि ये ऑपरेशन लोटस हाउस ऑफ कोटेसंस ने प्लान किया था। उसने ये भी बताया कि ब्रीस विंग के हेड जेकी बियोंग चू के वाटरवीर सिंह को सच बोलने पर मजबूर करने में बहुत मददगार रहा। सिंह बिल्कुल टूट चुका था और बस मौत को पुकार रहा था। सिंह के बाप वहां आए और पूछा कि क्या सच में लोटस हाउस ऑफ कोटेसंस इसी वाक़े का जिम्मेदार है। सिंह ने कमेंट किया कि सिंह को इस बात से धोखा लगा होगा। फिर उसने कहा कि लोटस हाउस ऑफ कोटेसंस ह्यूप रीजन की 5 सबसे बड़ी कोटेसंस हाउस में से एक है और यूनाई ग्रुप के साथ उनके लंबे टाइम से बिजनेस डीलिंग्स हैं। ब्रीस विंग के हेड जेक बोंगचू ने बताया कि लोटस हाउस ग्रुप का बहुत बड़ा कर्जदार है और शायद उन्होंने आग लगाकर उस कर्ज का सबूत मिटाने की कोशिश की थी। सनसेट विंग के हेड युन दामी ने कहा कि अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो मुजरिम को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता, खास तौर पर जब इतने सारे लोग ग्रुप के कर्जदार हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड सिल्वर विंग स्क्वाड के लीडर गोयल बोंग ने अपनी राहत का इजहार किया कि ये सब कुछ अमन से खत्म हुआ। सीओ खामोशी से खड़ा हुआ, जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था, जबकि दूसरों ने उसकी तारीफ की और कहा कि अगर उसने आंख ना पकड़ी होती तो सब सोते वक्त खतरे में होते। अंदर से सीओ को यकीन था कि गार्ड ये चुंगी जल कर मर जाता अगर उसने वो ड्रग टी पीने से ना रोका होता जो उसे गहरी नींद में डाल देती। सीओ ने तारीफों को रोककर अगले स्टेप पर बात करने पर जोर दिया। गोयोंग ने गौर किया कि सीओ में कोई घमंड नहीं है, हालांकि इतनी कम उम्र में भी वो सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ता है। यो सीओ के तहम्मुल और खौफनाक वाक़े के बावजूद उसके चेन पर हैरान थी और कंफर्म किया कि वो बहुत ज़्यादा होशियार है। अचानक इंटरनल अफेयर्स के हेड युजाक ने सीओ से कहा कि सीओ को दरख्त से उतार दो क्योंकि उसको ऐसा लटकता हुआ देखकर अच्छा नहीं लग रहा। वो फिर भी एक इंसान है। सीओ इस रिक्वेस्ट पर हैरान हुआ कि अगर कोई और डिटेल्स चाहिए तो ज़रूर बताएं। उसने ऐसी बात युजाक से एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन आखिर उसने उसकी बात मान ली। जब सिंह को नीचे उतारा गया, वहां मौजूद लोगों में से किसी ने भी मेहरबानी से पूछा कि क्या वो ठीक है और इंटरनल अफेयर्स के हेड युजाक की रहमदिली और का शुक्रिया अदा किया। लेकिन युजाक ने सबको हैरत में डालकर सिंह को जोर से मारा और कहा, अगर तू होश में है इसका मतलब तू और मारे खाने को तैयार है। युजाक गुस्से से बैठा था और समझाया कि उसने उसकी वजह से पूरी रात काम किया है। फिर उसने सिंह को मारना जारी रखा। सीओ ने यूनाई मर्चेंट ग्रुप के लीडर्स और मेंबर्स को कहा कि वो असल में फाइनेंस विंग को आग लगा दें। इंटरनल अफेयर्स के हेड युजाक को इस सजेशन को सुनकर हैरान हुआ और चिल्लाने लगा, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड गोयल बेंग ने उसे संभालते हुए कहा कि उनके काम करने की जगह है और सबको सीओ की बात सुननी चाहिए। सनसेट विंग के हेड युन दामी ने कमेंट किया कि ये तो ज़बरदस्त प्लान है। सीओ ने आगे समझाया कि उन्हें सच को झूठ से ढकना होगा। एक कहावत देते हुए कहा, झूठ सच को उलझा देता है और नकली असल चीज़ को धुंधला कर देती है। फिर उसने अपने आइडिया क्लियर किए और लोटस हाउस ऑफ कोटेसंस को ये यकीन दिलाने की ज़रूरी है कि उनके फाइनेंस विंग को जलाकर तबाह करने का प्लान कामयाब हो गया है ताकि वो अपने असली इरादे को जाहिर करें। बाकी लीडर सीओ के प्लान से सहमत थे, सिर्फ इंटरनल अफेयर्स के हेड युजाक ने इस आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, इसे पागलपन कहते हुए कि एक अच्छी बिल्डिंग को सिर्फ एक झूठ के लिए जलाना क्या है। लेकिन ज़्यादातर की राय के बाद फाइनेंस विंग को आग लगा देने का फैसला हो गया। एक ड्रामेटिक सीन में विंग आग में जलने लगी जबकि सीओ कॉन्फिडेंट अंदाज में वहां से चल दिया। युजाक के चीखने की आवाज़ें पीछे रह गई। सारे डॉक्यूमेंट्स और बॉडीगार्ड यो आग से महफूज जगह पर लेके गई थी। सीओ खड़ा हुआ बिल्डिंग को जलते हुए देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसी उसकी पिछली ज़िंदगी में हुआ था, लेकिन इस बार उसे महसूस हुआ कि वो सिचुएशन पर ज़्यादा कंट्रोल रखता है। उसने खुद को यकीन दिलाया कि आग ग्रुप की कामयाबी का कदम होगी, ना कि बर्बादी का। लेकिन इसके साथ ही उसे युजाक के लिए थोड़ा अफसोस हुआ, जो मायूसी में गिर गया था और दोबारा बिल्डिंग बनाने के खर्च के बारे में सोच रहा था। बाद में सीओ ने अपने वर्कर्स में से एक से लोटस हाउस ऑफ कोटेसंस का कर्ज की डेडलाइन कब थी ये पूछी। उस शख्स ने जवाब दिया कि डेडलाइन अगले महीने बुधास बर्थडे पर है। सीओ मुस्कुराया और कहा कि वो इस मसले को तब तक लटका देंगे और ज़रूरी फंड्स दूसरे सोर्सेज से जमा करेंगे। एक महीने बाद ह्यूप रीजन की सबसे बड़ी कोटेसन हाउस में से एक में कुछ लोग यूनाई मर्चेंट ग्रुप में
लगी आग के बारे में बात कर रहे थे। वो हैरत से सोच रहे थे कि आग का सबब क्या होगा। और एक ने बताया कि सुना है लोटस हाउस ऑफ कोटिसंस से मुताल्लिक तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स और अहम डॉक्यूमेंट्स जल कर राख हो गए हैं। दूसरे ने गलत फहमी से कहा, लेकिन वो भी हैरान रह गया जब हाउस मास्टर को कोटिसंस के दरमियान देखा। कोचिंग इस मंजर पर गुस्से में था और पूछा कि क्या हाउस मास्टर फिर से इस तरह के अमल की तरफ लौट आया है। एक तरफ की वजह से उन्होंने आग का बहाना बनाकर अपने कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया। उस लम्हे पर लोटस हाउस के चीफ मैनेजर सो चेंग को ख्याल हुआ कि डॉक्यूमेंट्स चलाने से उनका कर्ज खत्म नहीं होंगे। उसने फैसला किया कि वो अंदर जाकर घर के मालिक से बात करेगा, मगर उसको हैरानी हुई जब उसने देखा कि घर का मालिक कोटेसंस से घिरा हुआ है। गुस्से में सो चेंग ने पूछा, क्या आप फिर से वही पुरानी आदतें दोबारा शुरू कर रहे हैं, जबकि पिछले मालिक ने इसे मना किया था। लेकिन घर के मालिक बेकबच ने उसकी बात काटते हुए कहा, सीधी बात करो। एक धमकी भरी आवाज़ में बेकबच ने कहा, तुम मुझे मारने का इरादा दिलवा रहे हो। अंदर ही अंदर सो चेंग ने सोचा कि उसको ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, ये आदमी बेकार है। लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए और सीधे तरीके से कहा, मैंने सुना है आप यूनाई ग्रुप को कर्जा वापस ना देने का प्लान बना रहे हैं, जबकि डॉक्यूमेंट चलाने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। लोटस हाउस के मालिक बेकबच ने बेपरवाह हुए बोला, कर्ज का वक्त कब का गुजर चुका है। अगर यूनाई ग्रुप को फिक्र होती तो कब का कुछ करते। फिर उसने ठंडे दिल से मैनेजर को बाहर जाने का हुक्म दिया। सो चेंग ने हैरत से कहा, हमने अभी बात भी नहीं की। बेकबच ने गुस्से से हुक्म दिया। सो चेंग ने जज्बाती अंदाज में कहा, पिछला मालिक कभी ऐसा नहीं करता। बेकबच ने उसे पास बुलाया। डरते हुए सो चेंग पास गया। अचानक बेकबच ने एक बोतल उठाकर उसके सर पर फोड़ दी। गालियां देते हुए सो चेंग डर से जमीन पर गिर गया। सांस लेने में मुश्किल हुई। अब इस घर का मालिक कौन है, वो या उसका बाप। बेकबच ने घुराया, तुम हमेशा मेरे काम में रुकावट बनाते हो। वो वापस बैठ गया और ताने देते हुए बोला, पहले इस मामले को निपटाऊंगा, फिर ड्यून के सौदागरों से निपट लूंगा। एक डरी हुई कोटेसंस की तरफ देखते हुए वो मुस्कुरा के बोला, ड्यून ग्रुप की डिमांड्स परेशान करने वाली हैं, लेकिन वो व्हाइट हेवन ग्रुप के हैं जो 3 सबसे बड़े मर्चेंट ग्रुप में से एक है और मुरम अलायंस से जुड़ा हुआ है। बेकबच शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, जब ये मामला खत्म हो जाएगा लोग मुझे मेरे बाप से कंपेयर करना बंद कर देंगे और मुझे यूनाई ग्रुप के साथ कभी काम नहीं करना पड़ेगा। उसने हंसते हुए कहा, शायद मैं यूनाई ग्रुप को पूरी तरह खत्म भी कर दूं। तभी एक नौकर दरवाजे से अंदर आए। घबराते हुए उसने बताया, यूनाई मर्चेंट ग्रुप अपने गार्ड्स के साथ यहाँ आ चुके हैं। बेकबच शौक में था, कैसे इतनी जल्दी आ गए। सीओ दरवाजे पर खड़ा है, हैरान कि किसी ने उसे रोका तक नहीं। उसकी आदमियों में से किसी ने मजाक उड़ाया, इस घर के गार्ड्स को पैसे मिलते भी हैं, कर्ज तो हमें नहीं मिल रहा। सीओ ने सीधे अंदर चलने का फैसला किया। हाथ में हथियार लेकर वो मुस्कुरा के बोला, हम अपने पैसे लेने आए हैं। वो गुनगुनाते हुए अंदर गया, जिसे उसके साथियों को हैरत हुई। बेकबच के कमरे में घुसकर सीओ ने चीखा और कहा, कर्जा चुकाओ। बेकबच गुस्से से चिल्लाया, कौन है जो इतनी हिम्मत करता है। तभी सीओ ने जख्मी कोटेसंस को देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी बॉडीगार्ड यो को बुलाया, जो हाजिर हो गई। सीओ ने ताना मारते हुए कहा, मैं समझा था तुम सिर्फ कर्जा छुपाने वाले हो, लेकिन लगता है तुम उससे भी गिरे हुए हो। अगर लोटस हाउस को पुराना मालिक तुम्हें ऐसा देखे, वो कितना खुश होगा। सीओ ने मजाक उड़ाया। बेकबच का गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। उसने तलवार से वार किया, लेकिन सीओ ने आसानी से रोक लिया। उसकी इतनी आसानी से हार ने सबको हैरत में डाल दिया। एक यूनाई मेंबर ने धीरे से कहा, ये बेचारा पछताएगा। सीओ ने हंस के कहा, तलवार निकाल ली है तो सही से वार करो, या मैं तुमसे भीख मांगू। बेकबच चिल्लाया, तुम बदतमीज, और फिर वार किया, लेकिन सीओ ने एक झटके में उसे फेल कर दिया। एक स्कॉच भी नहीं। सीओ ने हंस के कहा, अगर हार रहे हो तो सजा सुन लो। बेकबच ने एक और वार किया, लेकिन सीओ पीछे से आया। उसकी आवाज़ हल्की थी और कहा, दांत पकड़ लो। सीओ ने केन से बेकबच की खोपड़ी तोड़ दी। वो जमीन पर गिर पड़ा। ये खाली आवाज़, क्या तुम्हारी खोपड़ी खाली है। सीओ ने मजाक उड़ाया। ये आदमी ने पूछा, क्या तुमने उसे मार दिया। अभी नहीं, सीओ ने आराम से कहा। एक यूनाई मेंबर ने बेकबच के गाल पर थप्पड़ मारा। डरते हुए उसने जैक वोजोंग चू ब्रीस विंग का लीडर को देखा। वो उसकी तरफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। अब जाग गए, जैक ने कहा। बेकबच चिल्लाया, नहीं। सिर्फ चेहरा देखकर इतना डर गया। जैक ने हंस के कहा, क्या तुम मरना चाहते हो। बेकबच का डर बढ़ता गया। उसकी नज़र ऊपर उठी और उसने सीओ को देखा, जो उसके लिए इंतजार कर रहा था। सीओ जमीन पर बैठा बेकबच को गौर से देखा और सख्ती से कहा, ये ना पहली बार है ना दूसरी। यूनाई ग्रुप ने सिर्फ पुराने मालिक के लिए तुम्हारा साथ सबर किया। तुम्हें लगा हम बेवकूफ़ हैं। बेकबच ने हाथ पैर मारकर इनकार किया। कौन सा कर्जा, मुझे कुछ पता नहीं। सीओ ने उसके मुंह पर डॉक्यूमेंट्स का ढेर फेंक दिया। ये सब रिकॉर्ड्स हैं लोटस हाउस को दिए गए लोन के। 1 साल से तुमने एक पाई भी नहीं दिया। फिर ठंडा होकर बोला, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर कर्जा नहीं दिया गया तो लोटस हाउस हमारा हो जाएगा। बेकबच चिल्लाया, ये नकली डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं जानता हूँ कि आग ने तुम्हारा रिकॉर्ड चला दिए हैं, तुम्हारे पास सबूत नहीं। जैक वुजोंग चू ब्रीस विंग का लीडर ने गुस्से से कहा, मैं और झूठ नहीं सुन सकता। सीओ ने अपने कैन बेकबच के सर के पास जोर से मारा और कहा, देखो क्या ये नकली है। उसने डॉक्यूमेंट्स का स्टैम्प दिखाया। बेकबच का दिमाग घूम गया। ये सच है। क्या ड्यून ग्रुप ने धोखा दिया। उसके हाथ कांपने लगे। सीओ ने हंस के कहा, सुन रहे हो। बेकबच का खून खोल गया। सीओ ने मजाक उड़ाया, लोटस हाउस का ठीक से चलाना मुश्किल था। तुमने बेवकूफ़ी की।
सो चेंग लोटस हाउस के मैनेजर ने आवाज़ दी, सीहो। सीहो ने उसे पहचाना, वो शख्स जिसे बेकवच ने मारा था। उसे याद आया कि सो चेंग ने एक फेल कोटेसंस हाउस को ह्यूब के टॉप 3 गेयरों में बदल दिया था। सो चेंग ने सीधे मुद्दे की बात की। एक डॉक्यूमेंट्स की बुक पकड़ाकर पेज 7 देखो, एक ब्रांच खुली हुई है। बेकवच उछला, मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन रुक गया जब सीओ के बॉडीगार्ड ने उसकी पीठ पर चाकू रख दिया। एक यूनाई मेंबर ने बोला, बस करो बेकवच, अब और नहीं। सो चेंग को याद आया लोग कैसे कहते थे कि बेकवच अपने बाप की परछाई से बाहर नहीं आ पाया। बेकवच ने गुस्से से बोला, क्या ये सब सोचते हैं कि मेरा बाप हमेशा रहेगा? सो चेंग ने अफसोस से कहा, मैं तुम्हें संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन देखो तुम क्या बन गए। सीओ का शक हुआ कि डून ग्रुप ने ये सब करवाया है। उसे याद आया व्हाइट हेवन मर्चेंट्स ग्रुप, जो वो सीधे मुरंग अलायंस से जुड़ा हुआ था। सीओ ने सोचा, मुरंग अलायंस इस बार क्या प्लान कर रहा होगा। सो चेंग ने उसे जगाया, यंग मास्टर। सीओ ने देखा कि वो खोया खोया है। क्या परेशानी है? आप उसमें क्यों जाने चाहते हैं? सीओ, सही से बताएं ताकि मैं मदद कर सकूं। सीओ ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मुझे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, मुझे देखना होगा। सो चेंग ने गुस्से से कहा, क्या ऐसी बात एक थप्पड़ मारूं? लेकिन उसने समझाया, वो विंग बेकविच ने नया बनवाया है। पूछते ही सीओ ने महसूस किया जगह आम थी, लेकिन हवा अजीब ठंडी थी। यो ने आवाज़ दी, कोई है क्या? नहीं, उसने जवाब दिया। डरते हुए अंदर गए। सो चेंग ने बताया, ये खाली है, कल तक एंट्री मना है। अचानक सीओ को एहसास हुआ, यहाँ कुछ तो गलत है। उसने सो चेंग को अपने पीछे रहने को कहा और कहा कि तैयार रहो। बाहर आओ, सीओ ने अंधेरे में कहा। एक पर्दे में छुपे हुए शख्स सामने आया। सीओ हैरान था, इतनी अच्छी छुपने की कला, तुम कौन हो? उसने पूछा। मास्क में छुपे हुए शख्स ने कुछ नहीं कहा, बल्कि हथियार निकाल लिया। यो, सो चेंग की हिफाजत करो, सीओ ने हुक्म दिया। झगड़ा शुरू हुआ, दुश्मन की रफ्तार बढ़ गई, लेकिन सीओ ने हर वार का जवाब दिया। अचानक वो पीछे हटा और स्मोक पंग फेंक कर भाग गया। झुक जाओ, सीओ ने चिल्लाया। स्मोक ने सबको घेर लिया। सो चेंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, वो सिर्फ भागना चाहता था। तभी सो चेंग ने एक छुपी हुई टनल दिखाई जो लोटस हाउस ऑफ कोटेसंस तक जाती थी। सीओ शौक में था, बेकवच ने ये क्यों बनवाया? उसने टनल के दरवाजे पर ड्यून मर्चेंट ग्रुप का निशान देखा। बाद में सीओ ने अपने बाप यून गिलेंग को यूनहाई मर्चेंट ग्रुप के अनमोल विंग में सब बताया। गोयल बियोंग, एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड, ने लोटस हाउस बेचने का सजेस्ट किया, लेकिन सीओ ने सख्ती से मना कर दिया। लोटस हाउस ह्यूब के 5 कोटेसंस हाउस में से है। उसने समझाया, यहाँ अमीर लोग आते हैं, ये इंफॉर्मेशन और बिजनेस के लिए एक सोना है। अगर सो चेंग इसे संभालेगा तो हमें फ़ायदा होगा। यून गिलेंग ने मान लिया। यूजाक इंटरनल अफेयर्स के हेड ने सोचा, मैं सो चेंग को अपने अंडर ले आऊँगा। सो चेंग को अचानक ठंड महसूस हुई। जब सीओ ने यूजाक को घूरते हुए देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। यून गिलेंग ने सीओ को छुट्टी दी, उसकी मेहनत का बदला है। यूजाक अंदर ही अंदर कह रहा था, नहीं, इनकार कर दो। सीओ ने मुस्कुराया और कहा, मैं यूजाक को संभाल लूंगा, चिंता मत कीजिए पिताजी। जब वो निकल रहे थे, यो ने मजाक में कहा, ऐसा लगा जैसे अनमोल में भूत था। सीओ हंस तो दिया, लेकिन थोड़ा सा काम गया। हर कोई भूत का जिक्र क्यों कर रहा है? सीओ ने अपनी पिछली जिंदगी की यादें ताज़ा कर ली। उसे समझ आया कि ह्यूब के नोबल्स मुरंग अलायंस और व्हाइट हेवन ग्रुप को इसलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि लोटस हाउस की सीक्रेट टनल में मिलते थे। वो मुस्कुराया, अब ये जगह उसकी मर्चेंट ग्रुप की थी। उसने मुरंग अलायंस को आउटस्मार्ट कर लिया था। यो ने सीओ को देखकर सोचा, शायद उसने भूत देखने के बाद दिमाग खो दिया था। खास करके उसके अजीब से मुस्कुराने को देख के सीओ को अफसोस हुआ कि उसने मास्क आदमी को पकड़ा नहीं, जिससे वो और जानकारी हासिल कर पाता। मास्क आदमी के मार्शल आर्ट्स स्किल देख के सीओ ने समझा कि मुरंग अलायंस से फ्यूचर इनकाउंटर्स में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स हो सकते हैं। अचानक उसने अपने पिछले जन्म के मास्टर से मिलने का ख्याल आया। आज ही सही मौका है। जब उसे याद आया कि उसके मास्टर ने कहा था, अगर मैं उस दिन जल्द पहुंच जाता तो अपने बेटे को बचा लेता, जो मेरे आने से 2 घंटे पहले मर चुका था, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। यो से डेट पूछने पर पता चला आज वही दर्दनाक दिन था। जंगल में यो डॉक्टर के साथ दौड़ते हुए सीओ ने देखा कि मास्टर का बड़ा बेटा खून से लथपथ था और छोटा बेटा हार्ट से खून रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी गलती नहीं है, सीओ ने रोते हुए बच्चे को कहा। तुम्हारी पकड़ ने ही उसे बचाया। डॉक्टर ने बेटे का इलाज शुरू किया। तभी मास्टर वहां पहुंचा कि बेम्बू का घाव कैसे जानलेवा हो सकता था अगर देर हो जाती। मास्टर का शुक्रिया अदा करने पर सीओ ने ईमानदारी से छोटे भाई को क्रेडिट दिया। तभी मास्टर ने सीओ के हाथ में कुछ अजीब सा महसूस किया। रात को जंगल में मास्टर ने देर से मिलने के लिए माफ़ी मांगी, फिर पूछा, तुम ड्रैगन स्टार बॉडी के बारे में जानते हो? सीओ ठंडा पड़ गया। मास्टर ने समझाया कि जब उसने मिलते हुए हाथ मिलाया तो उसने उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग येन एनर्जी महसूस की, जो उसने अपने आइस आर्ट ट्रेनिंग में पहचान ली। उसने बताया कि वो पहले भी एक शख्स को जानता है जिसके पास ये रेयर पावर था, लेकिन उसका नाम बता नहीं सकता। ये मिलना हमारी किस्मत था, मास्टर ने कहा और सीहो को आइस आर्ट सिखाने की पेशकश की। उसको बेटे को बचाने के बदले में सीहो ने हैरत होने का नाटक किया, लेकिन अंदर से ही ये उम्मीद कर रहा था।
सीओ खुशी महसूस कर रहा था। अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश करते हुए उसने अपने मास्टर से ISR सीखने की रिक्वेस्ट की। मास्टर्स की जल्दी मंजूरी पर हैरान था। सीओ ने समझाया, प्रोपेरियस प्रोटेक्शन एजेंसी के लीडर से सीखने का मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। हमारे मर्चेंट ग्रुप का उनके साथ पुराना रिश्ता है। अगली सुबह मास्टर ने सेक्रेड इन ISR टेक्निक समझाया। तुम्हारे एनर्जी चैनल्स पहले से ही खुले हुए हैं। मास्टर ने हैरानी से कहा। ना पूरा सच ना बता पाने का अफसोस हुआ। मास्टर ने धीरे से उसका कंधा पकड़कर यंग मास्टर कहकर उसे तसल्ली दी। वो खुश था कि अब वो फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर सकते थे। ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा सख्त थी। ऑफिस का काम और मास्टर के एक्सरसाइजेस थक हार कर सीओ ने सोचा कि अगली छुट्टी में बस आराम करेगा। इसी बीच फिनांस में एक वर्कर ने मिस्टर सोंग के आने की खबर दी। गुस्सा करने वाला चीफ का चेहरा बदल गया। उसने सीओ को साथ चलने को कहा। मिस्टर सोंग का मतलब है ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स। चीफ ने समझाया। सीओ ने सोचा कि उसके बॉस अपनी सुस्ती की वजह से काम उस पर डाल देता है। मिस्टर सोंग अपने असिस्टेंट्स के साथ आया और ज़मीन के टैक्स को लेकर मदद मांगी। वो कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, उसने राजदार अंदाज में बताया। जब उसने अपने आप नाचने वाली गुड़िया का जिक्र किया तो सीओ और एक यूनाई मेंबर दोनों शौक में आ गए। चीफ ने पूछा, क्या ये ऑफिशियल बोजुंगा का ही तलबगार है? मिस्टर सोंग थोड़ा रुके, तनाव महसूस करते हुए, फिर ऑकवर्डली सच बताया। ये लेडी जोए से जुड़ा था। उसका नाम सुनते ही सब चुप हो गए, चेहरे टाइट हो गए। विंग के हेड ने मिस्टर सोंग से माफ़ी मांगी, उसका रिक्वेस्ट रिजेक्ट करते हुए। सीओ ने लेडी जोए के बारे में सुना था खुद, लेकिन लेडी जोए से पंगा लेना खतरनाक था। विंग हेड ने उसे तसल्ली दी, जबकि वो शर्मिंदा हुए चुप था। सीओ ने अपने पास को याद किया, हाथ बंधे हुए टूटे हुए थे। फिर सोचा, यही वजह है मेरी कोशिश की। जबकि विंग हेड ने उसे खोला, लोग हैरान हो गए। वो तो नौकर लगता था। सीओ ने बताया, मुझे पता है वो सेल्फ डांसिंग डॉल कहाँ है। गोल्डन इमोर्टल विलेज जेंगसाई में बनाई गई थी। उसने तय किया कि वो लेडी जोए से बचकर डॉल ढूंढेगा और इंपीरियल बनने का इंतजार करेगा। उसकी बॉडीगार्ड यो ने डांटा, बिना बताए क्यों चला गया? सीओ ने कहा, यह ट्रिप जरूरी है। यो ने मान लिया, लेकिन तलवार छोड़ने को कहा। बलजब एक्साइटेड था। सीओ के पहले मिशन लिम वंग बिन ने कहा, चिंता मत करो। जब वो जेंग दाइसू के फोर्ट्रेस पहुंचे, सीओ ने देखा इनके पास खुद के लिए खाना कम है, लेकिन हमें अच्छा खिला रहे हैं। ये कोई चाल है? उसने सीधे पूछ लिया। आपको पैसे की कमी है, फिर भी इतनी मेहमान नवाजी क्यों? सब ठंडे पड़ गए। जेंग दाइसू ने धमकाया, लेकिन सीओ ने कहा, आप हमसे ज्यादा पैसे मांगने का सोच रहे हैं। साफ बताओ क्या चाहते हो? जो लोग वहाँ मौजूद थे वो हैरान रह गए और आपस में सोचने लगे कि सीओ को ये सच कैसे पता चला। सीओ ने बात जारी रखी और कहा कि सब लोग सिर्फ मेहमानों के सामने खाने का नाटक कर रहे हैं। फिर उसने सीधे कहा कि कमांडर जेंग दाइसू, क्या वो गलत था? जेंग दाइसू गुस्से में आ गया, जोर से टेबल पर हाथ मारा और गुस्से से खड़ा हो गया। उसका चेहरा जो बैंडेज के पीछे छुपा था अब बिल्कुल साफ दिख रहा था। माहौल में तनाव फैल गया। बॉडीगार्ड ने घबराकर सोचा कि कहीं सीओ पागल तो नहीं हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग? तभी अचानक जेंग दाइसू जोर से हंसने लगा। सब हैरान हो गए। कुछ लोग जो घबरा रहे थे धीरे से हंसने लगे, जबकि सीओ और यू चिंगुई चुपचाप उसे देखते रहे। फिर जेंग दाइसू ने माफी मांगी और बोला कि सीओ की बात बिल्कुल सच थी। उसने बताया कि इसे इसी साल सर्दी और बर्फ ने फोर्ट्रेस को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसे लगता है कि सीओ के पास कोई हल होगा। सीओ ने सोचा कि जेंग दाइसू वाकई एक जेनियस इंसान है।